वेलकम टू IAS PCS जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वीं BPSC से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम लोग ने आप सबों के लिए मॉडर्न इंडिया का 400 MCQ डाल दिया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसे बना करके ही परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और आप सबों के लिए बिहार GK का भी 250 प्रश्न डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और बिहार का बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी, सोना की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे पुराना है। तो यदि हम सबसे पुराने भारतीय साहित्य की बात करें तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था। तो नागानंद नाटक जो है किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। नागानंद नामक नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में बौद्ध धर्म का परिचय किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था क्षत्रिय राजकुमारों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था, या दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है विजयनगर का हजारा मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होते थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत स्मारक में पहला सच्चा मेहराब देखा जा सकता है। तो पहला जो सच्चा मेहराब देखा जा सकता है वो कहाँ देखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे यह किसके शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे यह बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने किसानों की मदद के लिए पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। तो वह कौन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन कौन किया था। यह किए थे आर्य समाज के द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, 1838 में भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन को जाना जाता था। तो वह किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारी एसोसिएशन के नाम से। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह गांधी पूर्व आंदोलन था। यह गांधी पूर्व आंदोलन का सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य वास्तुकार अरविंद घोष थे। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ के अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष का अलीपुर षड्यंत्र मामले में शानदार ढंग से बचाव किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, जिसका गठन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के बारे में सही नहीं है? तो मुस्लिम की लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, यह सत्य है। लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, यह भी सत्य है। इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, यह भी सत्य है। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुई थी, यह गलत है। इसकी स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी स्थापना ढाका में हुआ था वर्ष 1906 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र के से संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी। M.A. अंसारी जो था कानपुर षड्यंत्र के से संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, H.P. चट्टोपाध्याय। सिपाही विद्रोह 1857 पुस्तक के लेखक हैं H.P. चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी की सजा मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके द्वारा क्या प्रदान किया गया था? तो उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रबंध किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो प्रथम होम रूल लीग आंदोलन जो है वो चलाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ की संधि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो जब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलिंगटन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक में निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो यह कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत के संविधान को बनाने वाली यानी संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक पर लगने वाले आवेश बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर वोल्टेज आपूर्ति से जुड़ा है, कुछ सेकेंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसकी स्थिति धारा से थोड़ा अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है जो भौगोलिक रूप से लगभग इंगित करती है, तो वह क्या इंगित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दक्षिण से उत्तर दिशा को इंगित करती है। अगला प्रश्न है, पानी के नीचे तैराक बिल्कुल साफ पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण जो है वह कुछ भी नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूध का खट्टा होना। यह जो है रासायनिक प्रक्रिया का परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो पाश्चुरीकरण में क्या किया जाता है? तो इसमें जो है पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिटकिरी किस प्रक्रिया द्वारा मैले पानी को शुद्ध करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकिरी जो है मैले पानी को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो फ्लोराइड प्रदूषण जो है ये भोपाल गैस त्रासदी से है, यह बिल्कुल गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्लीय वर्षा, यह बिल्कुल गलत है। ओजोन रिक्तीकरण त्वचा कैंसर, यह सत्य है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत, यह गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के आणविक भार के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यदि हम सही क्रम की बात करें तो इसका सही क्रम होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य सामग्री के संरक्षण में किया जाता है? तो खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया, कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? तो इसका यदि हम ऑप्शन की बात करें तो क्लोराम्फेनिकोल जो है यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। और यदि हम बात करें सल्फागुआनिडाइन का तो यह भी एक एंटीबायोटिक दवा है जो यह जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाखून मृत कोशिकाओं की सामग्री से बने होते हैं जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है, इसलिए जो है नाखून काटते समय दर्द महसूस नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के संबंध में पुरुष वर्णांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी प्रदूषण होता है, रोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रेट के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला और लाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको बता दें कि सेरिबैलम, जिसे छोटे मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो संतुलन और मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ संज्ञात्मक कार्यों जैसे कि ध्यान, भाषा, भावनात्मक कार्यों जैसे कि भय, आनंद, प्रक्रिया में विनियमित करना और प्रक्रियात्मक यादों को प्रसंस्करण में भी शामिल करना इसका काम है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबैलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो विटामिन B2, कॉड लिवर ऑयल, यह गलत है, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल जो है
कॉडफिश के लीवर से प्राप्त आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी होता है, जबकि विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन के रूप में भी जाना जाता है, अंडे, हरे सब्जियों, दूध और अन्य डेयरी उत्पादों और फिर मांस, मशरूम, बादाम में पाया जाने वाला विटामिन है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में उपस्थित होता है? तो रक्त में उपस्थित कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइब्रोब्लास्ट। अगला प्रश्न है, अवावयी श्वसन में शर्करा के अधूरे विखंडन के परिणाम स्वरूप बनता है, तो यह क्या बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शराब और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ कवक से सुरक्षित रहते हैं? ऐसा इसलिए कि रेफ्रिजरेटर सूखी और ठंडी स्थिति प्रदान करता है जो कवक को बढ़ने नहीं देता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को शरीर की आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, मानव हड्डियों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वह मनुष्य के हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च से ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस में शामिल एंजाइम कौन सा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज। एमाइलेज जो है यह स्टार्च से ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस में भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है? तो संक्रमण से बचाने में हमें कौन मदद करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WBC यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस शहर में कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया नीचे 2.0 पोर्टल किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो नीचे 2.0 पोर्टल है वह किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग से। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज सेवा प्लस पत्रकारिता, यानी समाज सेवा प्लस पत्रकारिता से जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है, टाइगर रेंज अगला प्रश्न है, टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। भारत में जो है टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 ऋणों को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, काशी यात्रा योजना किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन में। अगला प्रश्न है, 2022 नाटो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था यह हुआ था स्पेन में, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मई 2022 में कच्चे तेल का भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है? तो यह कौन सा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 2022 ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNHCR ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आहार 2022 का जो आयोजन है वह दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। अगला प्रश्न है, नदी के किस तट पर भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने नई गवर्नेंस पोर्टल यानी समर्थ लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है, भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है? तो आपको बता दें कि यह 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का एक समूह को छोड़ा जाएगा, जिसमें कि 8 चीता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना अपनी पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, पूषा नरेंद्र काला नमक जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया किस फसल की किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल की। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा पूषा नरेंद्र काला नमक जो है यह चावल की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, चिल्ला ए कल्ला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोर सर्दी से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, CEBR रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2035 तक। 2035 तक भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर 2022 के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेथरी केम संगतम को। अगला प्रश्न है, राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी DRI ने हेरोइन तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गियर बॉक्स। ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी DRI ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2023 में नए और पुनर्निर्मित जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए नए उत्सर्जन मानक पेश किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है, बिहार किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना?
बिहार जो है किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो वह था वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। समिति ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, चौथा बौद्ध संगीति का। देखिए, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था, या जिसको राजगृह कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि चौथे बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक पटना और गया शहर किस महाजनपद में सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलकूप। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा में। बिहार का पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बापू टावर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बापू टावर पटना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में बनी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहानी पटना से। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवगुप्त द्वितीय। जीवगुप्त द्वितीय जो था, गुप्त शासकों के बाद उसके सामंत कृष्णगुप्त और उसके वंशज आए, जिन्होंने 6वीं से 8वीं शताब्दी तक मगध पर शासन किया। उसे ही बाद का गुप्त कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखशियर का। फर्रुखशियर का जन्म जो है पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन को गति देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? तो सरदार पटेल जो हैं किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1929 में। अगला प्रश्न है, मंजर कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो मंजर कुंड जो है वह रोहतास जिला में है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है? बिहार की शहरी साक्षरता दर जो है वह कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 76.86। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा मई 2022 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास जिला ने। अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि हम इसके सत्य कथन की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, यह कथन सत्य है। बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत 11.3 है, यह भी कथन सत्य है। राज्य की 88.7% आबादी जो है गाँव में रहती है, यह भी कथन सत्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, यह भी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की खेती होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। ये जो चारों जिला है यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, यानी खेती होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है,
बिहार के निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम सही है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सही क्रम की बात करें तो वैशाली, मधुबनी, सहरसा और बांका, यानी इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे डिप्टी दीवान नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिताब राय को। अगला प्रश्न है, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर की एक बैठक में होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। बिहार के किस जिले में पाषाणकालीन गुफा चित्र नहीं मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम चंपारण में नहीं मिला है। यदि नवादा की बात करें, जमुई की बात करें और कैमूर की बात करें तो इन तीनों जिले में मिले हैं, जबकि पश्चिम चंपारण में नहीं मिला है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो बिहार विधानसभा के कौन से अध्यक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी। यदि हम बात करें एनडीए के शासनकाल में तो वह थे विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन यानी अंबामन पर्यटकों के लिए खोला गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में। प्रश्न संख्या 116 से 125 तक गणित का दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इसका मिलान कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता, यह उसका कार्य है। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को सुविधाएं प्रदान करना, यह भी उसका कार्य है। चुनाव याचिकाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देना, यह गलत हो जाएगा। चुनाव रद्द करना, यह भी उसका कार्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य की संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को शासकीय प्रयोग के लिए कब अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो इस समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष की होती है, यह कथन गलत है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, यह भी कथन गलत है। इसमें राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जबकि इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, यानी यह भी कथन गलत है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट अदालत द्वारा उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है जब वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमादेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो यह कौन से संशोधन में किया गया है। तो यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। यदि हम इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों पर सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। यदि इसमें संवैधानिक निकाय की हम बात करें तो संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। बाद बाकी सारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। विधि आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक सीएजी को कहा जाता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न है, शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है? तो शुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। अगला प्रश्न है, क्रोड के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोड के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीसोफियर। क्रोड के ऊपर के भाग को मीसोफियर कहते हैं। भारत के किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो भारत के किस राज्य में यदि भंडारण की बात कर रहा है बॉक्साइट की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.15%। मैंग्रोव वन जो है भारत में 0.1% पे है। अगला प्रश्न है, ये बादल उच्च ऊंचाई जिसको 8,000 से 12,000 मीटर पर बनते हैं, वे पंख जैसे दिखने वाले पतले और अलग अलग बादल होते हैं, इसका रंग हमेशा सफ़ेद होता है, यह कथन संबंधित है कौन से बादल के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पछाप बादल के लिए। अगला प्रश्न है, जब बड़ी आधुनिक मशीनों की सहायता से बड़े आकार के जोतों पर कृषि कार्य किया जाता है तो वह कृषि क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कृषि विस्तृत कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। बिली बिली नाम के चक्रवात उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, यह कथन सत्य है। चक्रवात में हवा की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है, यह गलत है। वहाँ पे दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त होता है, और इसमें हवा बाहर से अंदर की ओर चलती है, यह भी कथन सत्य है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.एम. अमंडसेन जो थे यह दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सहकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बोअर जनजाति किस देश में पाई जाती है? बोअर जनजाति जो है वह किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रतिपादित किया था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के विचार दिए थे एडम स्मिथ ने, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में जो शामिल किया जाता है, मानव विकास सूचकांक में आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, उसमें गरीबी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत की गई थी? तो यह किया गया था दंतेवाला समिति के रिकमेंडेशन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के उपकरणों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराधन, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और नई मुद्रा, यह चारों इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मुद्रास्फीति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को कम करती है, यह सत्य है। मुद्रास्फीति भारतीय बाजारों में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है, यह भी कथन सत्य है। महंगाई की स्थिति में निर्यात बढ़ जाती है, यह कथन गलत है। महंगाई की स्थिति में निर्यात क्या होगा? घट जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने 150 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। आपको इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट करके बताएंगे, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।